हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए राहत भरी खबर आई है। अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए लोगों को तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को शिमला में आयोजित एक प्रेस वार्ता में इस फैसले की जानकारी दी। ऑनलाइन होगी जमीन की रजिस्ट्री। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का निर्णय लिया है। इससे लोगों को न केवल समय की बचत होगी, बल्कि भ्रष्टाचार और दलालों की भूमिका भी खत्म होगी। अब लोग घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और जरूरी दस्तावेज अपलोड करके रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने एक विशेष पोर्टल तैयार किया है, जो अगले कुछ हफ्तों में शुरू कर दिया जाएगा। आपदा प्रभावितों की मदद के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार आपदा प्रभावित लोगों की हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता है कि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द राहत मिले। सरकार ने राहत राशि बढ़ाने के साथ साथ पुनर्वास के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई हैं। बीजेपी से भी मांगा सहयोग। सीएम सुक्खू ने विपक्षी पार्टी बीजेपी से भी आपदा राहत कार्यों में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा, यह समय राजनीति का नहीं, बल्कि एकजुट होकर प्रदेशवासियों की मदद करने का है। मैं बीजेपी नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे आगे आकर सरकार के राहत कार्यों में सहयोग करें। जनता को मिलेगी बड़ी राहत। राज्य सरकार के इस फैसले से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। अब रजिस्ट्री के लिए दिन भर लाइन में लगने, बार बार तहसील के चक्कर काटने और दलालों के चंगुल में फंसने की समस्या खत्म हो जाएगी। डिजिटल रजिस्ट्री से प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी, जिससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा। निष्कर्ष: हिमाचल प्रदेश सरकार का यह फैसला प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। इससे न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि लोगों का भरोसा भी सरकार पर और मजबूत होगा। आपदा प्रभावितों की मदद के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और विपक्ष से सहयोग की अपील प्रदेश में सकारात्मक माहौल बनाएगी। पांगी न्यूज़ 24 की खबर। आज हमारा हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला हुआ है। पहली बार माननीय राजस्व मंत्री जी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी और हमने ये फैसला किया जब हमारी सरकार बनी थी कि पुराने ढर्रे से जो व्यवस्था चली आ रही है उसको बदलने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी का युग है और उस युग में हमें आगे बढ़ना है। हमें बड़ी खुशी है कि 10 जिलों में माई डीड नाम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी गई और ये जिले हैं जिसमें पेपरलेस रजिस्ट्रेशन होगी, यानी कि तहसीलदार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक स्लॉट मिलेगा और एक ही बार में उस स्लॉट का समय जब मिलेगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए आना पड़ेगा। हमारी सरकार इससे आगे बढ़कर और सोचती है कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार घर बैठ के आपके जमीन की रजिस्ट्री होगी, मकान की रजिस्ट्री होगी। हमारी सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक योजना 10 जिलों में शुरू की है और 10 जिलों के जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है SRO, उसमें बिलासपुर में बिलासपुर सदर में किया है, चंबा में डलहौजी में किया है, हमीरपुर में गलोड़ किया है, कांगड़ा में जयसिंहपुर किया है, कुल्लू में भुंतर किया है, मंडी में पद्दर किया है, शिमला में कुमारसैन किया है, सिरमौर में राजगढ़ किया है, सोलन में कंडाघाट किया है, ऊना बंगाना किया है। जो ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, इसमें आज के से पेपरलेस रजिस्ट्री होगी, यानी कि सारी रजिस्ट्री ऑनलाइन होगी और पायलट प्रोजेक्ट के तहत होगी। इससे हमारे जो राजस्व से संबंधित जो रजिस्ट्रेशन की दिक्कत आती थी, कई बार तहसीलदार साहब नहीं मिलते थे, वो डिमार्केशन में गए हैं या सरकारी किसी और काम में गए हैं, पटवारी नहीं मिलते थे। रजिस्ट्री करवाने के लिए गांव के लोग, किसान लोग, बागवान लोग बैठते थे
और उनको रजिस्ट्री करवाने के लिए पूरा पूरा दिन बैठना पड़ता था। कई बार तो ऐसे मामले भी माननीय राजस्व मंत्री मुझे बता रहे थे कि रजिस्ट्री करवाने के लिए सुबह 11 बजे से बैठे और शाम को 4:30 बजे भी रजिस्ट्री नहीं हुई और कहा कि अगले दिन आए। तो इस सब समस्याओं का निदान करने के लिए हमने माई डीड नाम के पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की है और ये 10 सब तहसीलों में शुरू हो गया है। एक बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन है और 1 साल के भीतर आप देखोगे कि फेसलेस रजिस्ट्री घर बैठकर हो जाएगी। इस दिशा में हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है और इससे लोगों को आने वाले पूरे प्रदेश में इस प्रकार की सुविधा मिलेगी। एक और चीज होती थी कि पटवारी जो थे रोज नामचा भरते थे और कारगुजारी का शुभारंभ भी बाय हैंड करते थे, हाथ से लिखते थे, उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया ताकि किसी प्रकार का भी कोई उसमें छेड़खानी ना हो सके। तो जो राजस्व में महत्वपूर्ण बदलाव हमारी सरकार आने वाले समय में कर रही है, उस विषय में आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और मैं इस बैठक में व्यक्तिगत तौर से भी आया हूं। इसके अलावा अगले 15 दिनों में जो अभी हम रजिस्ट्री करते हैं उसकी म्यूटेशन 3 साल नहीं होती है, 2 साल नहीं होती है, 1 साल नहीं होती है। जिसकी ज्यादा अप्रोच होती है, जो राजनीतिक लोगों के से फोन करवा लेता है, विधायक से फोन करवाता है, उसका काम हो जाता है। आम नागरिक तकलीफ सहन करता है, उसको भी हम करने जा रहे हैं ऑनलाइन। रजिस्ट्री के कुछ ही दिनों के भीतर ऑटोमेटिकली ये म्यूटेशन ऑनलाइन हो जाएगा, उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और म्यूटेशन में भी आम जनता को बहुत दिक्कतें आती थी। आम जनता में म्यूटेशन के लिए लोग बैठे रहते थे, पटवारी कॉल करता था। आने वाले समय में देखेंगे कि ऑनलाइन म्यूटेशन हो जाएगी, जिसकी रजिस्ट्री हुई उसकी ऑटोमेटिकली म्यूटेशन हो जाएगी, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह राजस्व में और महत्वपूर्ण बदलाव हमारी सरकार ने किए हैं। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे खानगी तकसीम है, उसको भी हम जल्दी से बहुत तेजी से हम आगे किसी तरह सिंगल डिजिट में करने की कोशिश करेंगे कि हर एक परिवार का एक अपना खसरा नंबर हो। और इसके अलावा एक भू आधार भी हम शुरू करने जा रहे हैं। भू आधार का मतलब है कि जमीन का भी एक आधार नंबर होगा। ये तीनों चीजें हम आधार कार्ड से भी जोड़ेंगे और हिम परिवार से भी जोड़ेंगे, ताकि जमीन के मामले में भी कोई आप किसी भी आम जनता को तकलीफ ना हो। उसके अपना भू आधार नंबर डाला, उसको पूरा खसरा नंबर मिल गया, पूरी जमाबंदी मिल गई, पूरा रिकॉर्ड मिल गया। ये सारा हम एक व्यवस्था को ठीक करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचेगा। और अभी तक हमने 21,000 गांव में से 90% गांव के नक्शे को भू नक्शा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। यानी कि 21,000 गांव के जो जमीन के कागजात है, उनको हमने भू नक्शा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। 1.44 करोड़ खसरा नंबर में से 1 करोड़ 19 लाख के करीब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी भू आधार जनरेट कर दिए गए हैं। 83% खसरा नंबर का भू आधार नंबर जनरेट कर दिया गया, यानी कि 83% जगह का जो विभिन्न मालिकों के नाम पर है, उनका भू आधार नंबर हमने जनरेट कर दिया है। 71% खातों को आधार से जोड़ दिया गया है, जबकि 30% भूमि मालिकों की आधार सीडिंग की जा रही है। इस साल के अंत तक हम रेवेन्यू कोर्ट केस फाइलिंग और कोर्ट केस मैनेजमेंट के साथ म्यूटेशन को पूरी तरह से डिजिटाइज कर दिया जाएगा। सारी प्रक्रिया को हम डिजिटाइज कर रहे हैं। माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर्स ने हमें आश्वासन दिया है कि 1 साल के भीतर हम सारी इसको रजिस्ट्रेशन डिजिटाइज कर देंगे। हमारी सरकार चाहती है कि गांव के द्वार में बैठा हुआ गांव का किसान, बागवान अपने बगीचे में भी देकर ऑनलाइन अपनी सारी जमीन जायदाद का ब्यौरा ले सकता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जो टेक्नोलॉजी के साथ हमारी प्रदेश की सरकार इसको आगे लेकर जा रही है। धन्यवाद। सर, आपने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है, किस तरह की स्थिति है? देखिए, आपदा के प्रति मैं कह सकता हूं कि प्रदेश में भयंकर आपदा आई है और हमारी सरकार ने तीव्रता से उसमें कार्य किया है। हम राजनीति के लिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लाभ लेने के लिए नहीं जाते, हम लोगों की सेवा के लिए काम करने जाते हैं। जिस दिन आपदा आई,
उस दिन पहले दिन मैं खुद जब पता लगा कि थुनाग के एरिया में राशन की कमी है, मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो मंडी जिले का ही पार्ट है, लोगों को मिलकर आया, उनके घरों को देख कर आया। शाम को पता लगा कि वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता, फिर भी मैंने कहा कि आप चलिए, और हेलीकॉप्टर की सेवा से हमें पहले दिन अनाज पहुंचाया। उसके लिए अगले दिन हमारी कैबिनेट बैठक थी। हमने कैबिनेट बैठक में मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से भेजा और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और पानी की योजनाओं के संबंधित में जो अधिकारी थे उन्हें दिशा निर्देश दिए। उसके बाद हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी गए। उन्होंने वहां हमने जितना देखा कि जितनी जल्दी सड़कों का खुलनी चाहिए, सड़कें खुली नहीं थी, और सारी सड़कों को खोलने के लिए तकरीबन 100 के करीब जेसीबी हमने लगवाई। तो 100 के करीब जेसीबी मशीनें हमने लगवाई, 50 मशीनों का और वहां हमने इंतजाम किया। जब सड़कें खुली तभी सभी नेतृत्व वहां गया। इस चीज को हम नहीं कहते कि हमने कार्य किया है, ये वहां की जनता कह रही है कि हमने सड़कें खुलवाने में सरकारी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो रवैया अपनाया उसको तुरंत प्रभाव से हमने लागू किया। और आज ही अभी हमने एक 5 लाख की ऑफलाइन टेंडर की हमने प्रक्रिया शुरू की कि जहां बाढ़ग्रस्त है, चाहे धर्मपुर है, चाहे करसोग है, चाहे सिराज है, इन क्षेत्रों में ऑफलाइन टेंडर, ताकि सड़कों का कार्य और तेजी से हो, उसको किया जा सके। अब सड़कें खुल चुकी है, लेकिन अब सड़कों को दुरुस्त करने के लिए बहुत समय लगेगा, और ये नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सड़कों दुरुस्त करने के लिए काफी पैसे की जरूरत है। हमारी सरकार ने टेम्परेरी तौर पर सड़कें खोल दी गई है, और निश्चित तौर पर जो भी जाने गई हैं, उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने एक आपदा राहत पैकेज बनाया है। मैंने मंत्री जी को निर्देश दिए है, रेवेन्यू मिनिस्टर को, कि हमारा एक आपदा राहत पैकेज आने वाले समय में कैबिनेट में आए, और जो प्रभावित परिवार है उन्हें हम पूरी प्रकार से आर्थिक सहायता देंगे। हर घर जो टूटा है उसको हम बसाएंगे, हर घर में जो कपड़े और उनके बर्तन भे है उसका हम पैसा देंगे। किसी का पशु गया है, गाय मरी है, या भेड़ बकरी मरी है, या मुर्गी पालन से संबंधित जो पेशेवर लोग थे, हर पैसा हम देंगे। हालांकि आर्थिक संसाधन सीमित होने के बाद हम प्रत्येक घर को उजड़ने नहीं देंगे, उन्हें बसाएंगे। लेकिन मैं एक चीज चाहता हूं कि हमारी यहाँ वन भूमि है, और वन भूमि में हमारी सरकार सिर्फ केस को अनुमोदित कर सकती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी 7 सांसद यहाँ से चुनकर गए हैं, 4 लोकसभा के गए हैं, 3 राज्यसभा के सांसद गए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि अब उन आपदा प्रभावित परिवारों को जगह देने की बात है तो आप हमारा सहयोग कीजिए। जिनके घर बनने लायक जमीन नहीं बची है, 5-5 बीघा जगह है, लेकिन 1 बिस्वा भी जगह नहीं बची है, उनको मकान बनाने के लिए और कोई जगह नजर हमारे पास नहीं आ रही है, वहां हम वन भूमि में उन परिवारों को बसाना चाहते हैं। सिर्फ मदद ये चाहते हैं कि 7 एमपी हमारे प्रधानमंत्री जी से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, और वन भूमि में हमें केंद्र, हमारे जो पीड़ित परिवार 2023-24 के भी आपदा प्रभावित परिवार है, और जो अभी के आपदा प्रभावित परिवार है, उन लोगों को जमीन दिलाने में मदद करे। हम उन घरों को, अगर वो जमीन दिलाते हैं तो हम उन घरों को बसाने का पूरा कार्य करेंगे। सर, ये आपदाएं जो आ रही है लगातार, वो खड्डों के किनारे छोटी छोटी जो नदियां है उसके आसपास जो कंस्ट्रक्शन होती है वहां पर नुकसान होता है मकानों को। देखिए, उसके लिए सरकार कोई पॉलिसी फ्यूचर में बनाएंगे कि? देखिए, इस मामले को बड़ी गंभीरता से विचार किया गया, और इसमें सरकार विचार रखती है। सभी स्टेक होल्डर से बात करने के बाद हम इसमें कानून भी बनाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये घर बने थे तब क्लाउड बस्ट जैसी घटनाएं नहीं होती थी, क्लाइमेट चेंज नहीं था 40-50 वर्ष पहले। उन विचारों ने उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से घर बनाए। लेकिन आज के बाद जब से ये आपदाओं का प्रकोप बढ़ा है, कहर बढ़ा है, हमारी सरकार सब प्रकार से, पिछली आपदा के समय से ही हमने कानून बना दिया है कि नदी नालों से आप 10 मीटर 50 मीटर दूर रहिए। लेकिन जो बसे हुए हैं उन परिवारों के पास जगह नहीं है। जब तक केंद्र की सरकार वन भूमि की हमें जगह नहीं देती, हम उनको बिसाने का कार्य कैसे कर सकते हैं? सरकारी जगह होगी, हम उनको बिसाने के लिए, जहाँ वन भूमि नाम नहीं होगा, हम उनको वो जगह अलॉट करेंगे। क्या वो वहां जाना चाहेंगे? क्योंकि गांव के लोग हैं, वो साथ वाली जगह में जाना चाहते। वन भूमि में भी कुछ जगह अगर सरकार घर बनाने के लिए भी देते, वो संतुष्ट है।
तो ये मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, केंद्र से कोई बात हो पाई है क्या? आप सर, ये नेता प्रतिपक्ष के साथ होती है कि वो आपके साथ ले ली जाएंगे। अच्छा, हमने वन भूमि के लिए पिछले विधानसभा का प्रस्ताव पारित किया था और विधानसभा के प्रस्ताव पारित करके हमने अनुरोध किया था। अब सिर्फ क्योंकि सारे सांसद उनके राज्य में कांग्रेस की सरकार है, सारे सांसदों से हमारी अनुरोध है कि हम सब मिलकर चलते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम ही चलेंगे, आप भी चलिए हमारे साथ। और आप अगर हमको नहीं ले जाना चाहते तो इन आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए, इन पर दया करने के लिए कृपा करके आप सातों ही सांसद चले जाइए। हम आप ही को श्रेय देंगे। श्रेय लेना हमारा दायित्व नहीं, हमारा काम सेवा करना है। तो हम सेवा करने की राजनीति में विश्वास करते हैं। श्रेय लेना हमारा दायित्व नहीं है। अगर ये वन भूमि पर वन अधिनियम के तहत जगह उपलब्ध करवाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। सर, केंद्र सरकार ने जो है विभिन्न राज्यों के लिए पैकेज जारी किए हैं और मिटिगेशन के लिए वो फंड दिया है, लेकिन नहीं, ये मिटिगेशन का जो फंड है, ये केंद्र सरकार हर साल हर राज्यों को जारी करती है। इसकी 2 इंस्टॉलमेंट्स होती है। जो फाइनेंस कमीशन है वो सभी राज्यों के लिए एक लिमिट करता है। हमारे राज्य के लिए जुलाई में पहले आ गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ राज्यों के लिए ये जो मिलता है ना, जिनको भारतीय जनता पार्टी वाले अनाउंस करते हैं कि हमने एनडीआरएफ एसडीआरएफ में इतना पैसा दिया, ये रूटीन है। ये आपदा आने से पहले जब भी कमीशन की रिपोर्ट्स आती है मिलता है। तो ये तो दिसंबर में आता है और जुलाई में आता है। तो पिछली बार जब 23-24 में आपदा आई थी तो इन्होंने दिसंबर का वो एडवांस कर दी था, जिसको ये 200 करोड़ आपदा राहत बोलते हैं, और एडवांस किस्त दे दी थी। ये होता है। तो अभी कोई स्पेशल राहत पैकेज कोई केंद्र सरकार से हमें नहीं मिला। और ये कहना कि हमारे पास स्पेशल राहत पैकेज मिला है, कोई अभी हमारे को इस आपदा से संबंधित कोई स्पेशल राहत पैकेज नहीं मिला। 24-25 में भी स्मेज और इस जगह आई थी, उसका भी कोई अभी स्पेशल राहत पैकेज नहीं मिला। ये सब चीजें अभी हम केंद्र सरकार के पास मैं जा रहा हूँ, अनुरोध करूंगा। सर, आखिरी सवाल सर, बहुत से लोग जो हैं अभी लापता हैं इस आपदा के दौरान, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है? देखो, तेजी बहुत जरूर से ले आए हैं, सब लोगों को पता है। अब मिसिंग की डेफिनेशंस में हमने डिफाइन किया है। हमने एक और नियम चेंज किया था मिसिंग की डेफिनेशन का। अभी डिप्टी कमिश्नर उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो जो मिसिंग लोग हैं, अब मुझे उनकी संभावना जो है वो थोड़ी कम नजर आती है, पर भगवान किसी की जिंदगी बचाना चाहता है तो वो बच भी सकते हैं, लेकिन अभी हम मिसिंग की डेफिनेशन में नहीं। कितना नुकसान हुआ है सर टोटल? अभी तक 800 करोड़ के करीब का नुकसान है, क्योंकि नुकसान ना पूरी राज्य से आता है, अपलोड होता है। तो 800 करोड़ के करीब का नुकसान हो गया। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली में मैं सभी लोग नेताओं से मिलकर अनुरोध करूंगा, और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहूंगा कि हम आपके नेतृत्व में सरकार चलने को तैयार है, आप सहयोग दीजिए। धन्यवाद।